गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मैथ सर्च की क्लास में। तो जो अपन ने प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था तो वो कम्युनिकेबल डिजीज था। आज अपन मेनली कम्युनिकेबल डिजीज में से भी एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठाते हैं। तो आज जो अपना टॉपिक है वो है वायरस बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज के जो वायरस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वायरस, उनसे कौन कौन सी जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो हो सकती है। मेनली कम्युनिकेबल डिजीज होता है क्या, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी भी कॉन्टैक्ट की वजह से वो चीज स्प्रेड हो रही है, उसे क्या कहते हैं अपन, कम्युनिकेबल डिजीज। और वायरस क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, इन एंटायर वर्ल्ड या अपने सराउंडिंग्स में कहीं पे भी वायरस प्रेजेंट हो सकता है। तो उससे कौन सी अपन को डिजीज हो सकती है, मेनली अपन को कोई भी डिजीज हो रही हो, कोई भी अपन ने वैक्सीन सही से नहीं कराई हो, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल सही से नहीं लिया हो, उस वजह से भी अपन को बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। फर्स्ट जो अपना डिजीज अपन लेके चलते हैं, जो वायरस कम्युनिकेबल डिजीज है वो किन कौन कौन से डिजीज है, जैसे मिजल्स हो गई, चिकन पॉक्स हो गया, वर्सिला जूस्टर्स की वजह से होता है, ठीक है, देन स्वाइन फ्लू, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इबोला वायरस जैसे डेंगू हो गया, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, प्लस चिकनगुनिया हो गया, इन्फ्लुएंजा, मम्स, एंसेफेलाइटिस, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, पॉलीमाइलाइटिस, रेबीज एंड एड्स। ठीक है, ये सारी जो जितने भी वायरस बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज है, मैं आई थिंक सो आपने सबने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा होगा इन कम्युनिटी के अंदर, तो आपने इन सब के जो इम्यूनाइजेशन जो लगती है वो सारी इन सारे वायरस को प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनाइजेशन लगती है, जैसे मिजल मम्स के लिए भी लगती है, प्लस अपना एंसेफेलाइटिस के लिए भी लगती है वो, है ना। देन क्या कहते हैं अपना हेपेटाइटिस की भी लगती है, ठीक है, ये सारी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड भी हो सकती है। देन अपन किसी के भी कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो भी अपन को ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। तो अपन अब क्या करेंगे, अपने मैं आई थिंक सो मेनली 13 डिजीज है, एक एक करके सब पढ़ते हैं कि भाई इनका कौन सा पीरियड होता है, कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कौन कौन सी स्टेजेस आती है, देन क्या प्रिवेंशन है, क्या ट्रीटमेंट है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, और आपको कैसे उन चीजों का ध्यान रखना है और उन चीजों से कैसे प्रिवेंट होना है। ओके, तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं वो है मिजल्स, ठीक है, MMR की वैक्सीन लगती है इसके अंदर, है ना, मिजल मम रूबेला, ऑल्सो नोन एज रूबेला, इसको क्या कहते हैं, रूबेला भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज होती है, और एक्यूट मतलब सडन ऑनसेट में होने वाली क्या है, ये वायरल डिजीज है। ओके, देन मेनली इफेक्ट किसको करती है, ये चिल्ड्रंस को, ऑब्वियस बात है, MMR का जो लगता है वैक्सीनेशन, ठीक है, चिल्ड्रंस के अंदर ही लगता है ये, ठीक है। देन ये वाई क्या है, एक तरह का वायरल डिजीज है। मेनली इसका कॉज जो होता है वो कॉज क्या है, पैरामायो वायरस है, आरएनए वायरस जिसको कहते हैं, ठीक है। कौन सा कॉज है इसका, पैरामायोऑक्सी वायरस की वजह से क्या हो सकता है, आपको मिजल्स हो सकता है, ठीक है ना। कौन सा वायरस होता है, ये आरएनए स्टैंड वायरस होता है, ठीक है। मेनली इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्नीजिंग, कफिंग से आपका जो भी ड्रॉपलेट निकलता है, अगर कोई भी क्योर पर्सन हो या हेल्दी पर्सन हो, वो अगर ड्रॉपलेट के आपके किसी भी अफेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट या फिर कफिंग स्नीजिंग से हैंडशेक कर लिया, चाहे ड्रॉपलेट वगैरह की तरह उधर टच कर लिया, तो अगर उस वजह से भी वो उसको अंदर ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है भाई, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। अब इसका सोर्स कैसे होता है भाई, नोज से भी निकल सकता है, थ्रोट से स्पूटम निकलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से, ठीक है। पेशेंट क्या कर सकता है भाई, उस मिजल्स हो सकता है, वो क्या है उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है कि भाई कौन से सोर्स से हो सकते हैं, जैसे नाक से भी ड्रॉपलेट्स निकलती है आपकी, और थ्रोट से भी स्पूटम वगैरह, रेस्पिरेटरी ट्रैक से भी पेशेंट के बहुत सारे सिक्रेशंस वगैरह निकलते हैं। किसके अंदर हो सकता है, एज क्या हो सकती है, 6 मंथ टू 3 इयर्स ऑफ द एज के अंदर मेनली ये बच्चों को हो सकता है। प्रोडर्मल पीरियड के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो होते हैं, फर्स्ट साइन सिम्टम शो टू द इरप्टिव स्टेज, इरप्टिव स्टेज के अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर रैशेस होने लग जाते हैं, ठीक है। इरप्टिव स्टेज क्या होती है भाई, प्री मोडल पीरियड वो होता है कि जिसके अंदर आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन
के कांटेक्ट में आए हो, ड्रॉपलेट के अफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हो, वहां से लगाकर आपको कब तक फर्स्ट एंड साइन सिम्टम आएंगे, तो वो 10 से 14 दिन के बीच बीच में आपको उसके फर्स्ट सिम्टम आने लग जाएंगे। समझ आ गई बात? उसे क्या कहते हैं? प्रोडर्मल पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा। ये भी एक स्टेजेस के अंदर डिवाइड है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव डिजीज आर इन 3 स्टेज। जैसे प्रोडर्मल स्टेज क्या होती है, देन इरप्टिव स्टेज क्या होती है, देन पोस्ट मिजल स्टेज, मतलब पोस्ट मतलब मिजल्स के निकलने के बाद में क्या आपको साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ओके, मेनली क्या रहता है, जब तक प्रोडर्मल मतलब फर्स्ट शो है ना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फीवर आ सकता है, ठीक है, देन कफ रह सकता है आपको, ठीक है, स्नीजिंग रह सकती है। कोरेजिया क्या होता है, इसके अंदर एक तरह का क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है किसका, नेजल म्यूकोसा का। भाई आपने सुना है ना कि भाई हर तरफ में म्यूकोसा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, म्यूकोसल लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होते हैं, उसका क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो गए थे, कोर्जिया, ठीक है, कोर्जिया बोलते हैं, रेडनेस हो जाता है, ठीक है। कंजक्टिविटी आपने पढ़ा ही है, ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, प्लस क्या होना है, इरिटेशन होती है, वाटरिंग ऑफ आईज मतलब आंखों में से पानी आने लगता है, फोटोफोबिया हो जाता है मतलब रोशनी में निकलने से दिक्कत, लैरिंजिटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन लैरिंजिस, ठीक है। देन अपीयरेंस ऑफ दी कोलप्लिक स्पॉट, ये स्पॉट होते हैं जो क्या होते हैं, अपीयर हो जाते हैं अपनी बॉडी पे, ठीक है। दिस स्टेज बिगिंस 9 to 10 days आफ्टर द एंटायर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड लास्ट अंटिल 14 days। मैंने आपको बोला था कि ये स्टेज कब बिगिन होती है, 9 से 10वें दिन तक, कब, जब पैथोजन की एंट्री बॉडी के अंदर हो जाती है, और कब तक लास्ट रहती है, ये 14 दिन तक लास्ट रहती है। ये समझ आ गई, ये अपने क्या है, स्टेज है भाई। फर्स्ट स्टेज के अंदर जब आपका पैथोजन आपके बॉडी के अंदर एंटर किया है, वहां से लगाकर 14 डे तक आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रोडर्मल स्टेज। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इरप्टिव स्टेज। ये कब चालू होती है, ऑन द 4th डे ऑफ द डिजीज, ठीक है, डिजीज के 4th डे में ये जो स्टेज है वो चालू होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, इरप्टिव स्टेज। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूकोल एंड पेपुलर रैशेस। इसमें क्या हो जाता है, मैंने आपको बोला था कि क्या हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं। इरप्टिव स्टेज के अंदर क्या होता है, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था ना, कि फर्स्ट साइन सिम्टम शो टू द इरप्टिव स्टेज, ठीक है। इरप्टिव स्टेज वही मैंने अभी अपन पढ़ रहे हैं, जो इरप्टिव स्टेज है इसके अंदर मैंने बताया मेनली क्या हो जाते हैं, रैशेस होने लगते हैं, ठीक है। समझ आई बात, क्या होते हैं, म्यूको पेपुलर रैशेस होने लग जाते हैं। रैशेस मैंने पहले भी बताए थे, अपन ने एक्ने वल्गैरिस में के अंदर पढ़े थे कि वे म्यूको मैक्यूल्स के होते हैं, पेप्यूल्स के होते हैं, वैसे ही रैशेस आते हैं। ये रैशेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पहले कान के पीछे, फिर कहाँ पे स्प्रेड होते हैं, रैपिडली स्प्रेड होते हैं ये फेस पे, नेक पे, फिर सिर्फ और सिर्फ घंटों के अंदर, ठीक है। विद इन 2 to 3 days दिस स्प्रेड्स टू ओवर लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड द ट्रंक। फिर 2 से 3 दिन के अंदर ये पूरे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज और ट्रंक है, ट्रंक मतलब पूरा बॉडी पार्ट, और लोअर जो एक्सट्रीमिटीज है वहां पे ये सारे रैशेस फैल जाते हैं। इरप्टिव स्टेज जो अपना चालू होता है 4th डे पे चालू होता है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि बिहाइंड द ईयर क्या होते हैं, रैशेस होते हैं। देन विद इन अ फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटों के बाद में वो नेक पे फैल जाते हैं और फेस पे फैल जाते हैं, और 2 से 3 दिन तक कहाँ पे, लोअर एक्सट्रीमिटीज और पूरे ट्रंक पे वो सारे क्या रैशेस फैल जाते हैं। ये कौन सी स्टेज हो गई अपनी, इरप्टिव स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लास्ट स्टेज जो होती है पोस्ट मिजल स्टेज। अब पोस्ट मिजल भाई मिजल हो गया है, क्योर करने की कंडीशन है, उसके बाद में, पोस्ट मतलब आफ्टर या बिफोर, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, आफ्टर मतलब पहले होता है ना, बिफोर मतलब बाद में, ठीक है, आफ्टर मिजल स्टेज, ठीक है। अब क्या होगा, पोस्ट मिजल स्टेज के अंदर क्या होगा कि वीकनेस आएगी, ठीक है। देन वेट लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट,
ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना। इंक्रीज रिस्क ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है, क्या होगा भाई, सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे कि भाई कोई और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो एंटर नहीं कर जाएगा। गुड क्वालिटी ऑफ केयर इज हेल्पफुल इन द फास्ट रिकवरी ऑफ द चाइल्ड। अब क्या भाई, तुम अच्छी केयर करोगे तो फास्ट रिकवरी होगी है, और अगर फास्ट रिकवरी नहीं होगी, तुम अच्छी केयर नहीं करोगे तो फास्ट रिकवरी भी पॉसिबल नहीं है। इन सम चिल्ड्रंस कंडीशन में भी डिरोरेटेड ड्यू टू इम्प्रॉपर केयर एंड अकरेंस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है, अगर अब तुम क्वालिटी ऑफ केयर नहीं करोगे बच्चे की तो उसके अंदर वो जो अकरेंस है सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, प्लस जो कंडीशन है वो क्या चलती रहेगी, ठीक है, समझ आई ये बात, ठीक है। पोस्ट मीजल स्टेज मतलब समझ आया है ना, आफ्टर कि भाई बाद में क्या होगा, ठीक है। बिफोर मीजल्स की 2 स्टेज अपन ने पढ़ ली थी, कौन कौन सी पढ़ी थी, एक तो अपने है ना, एक तो इरप्टिव वाली पढ़ी थी और दूसरी फर्स्ट प्रोडर्मल स्टेज, ठीक है, वो पढ़ी थी। देन बिफोर, उसके बाद में क्या पढ़ा अपन ने, आफ्टर पोस्ट मिजल क्या होगा, कि मिजल्स के बाद में क्या होगा, समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट अपन देखते हैं भाई कॉम्प्लिकेशन। निमोनिया मतलब पता है, लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। केरेटाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा या होता है, या फिर कॉर्निया, जो अपनी कॉर्निया प्रेजेंट होती है ना, उसका क्या हो जाता है, ठीक है। देन सोमेटाइटिस पता चल गया ना, क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ। सोमेटाइटिस का मतलब ये मत समझो कि माउथ का उसका है, स्टोमक का, माउथ का इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, समझ आई बात। सोमेटाइटिस रिलेटेड टू माउथ, ठीक है ना, माउथ का इन्फ्लेमेशन होता है। देन एंटीटरीज जो वर्ड है वो किससे रिलेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ, हाँ ठीक है, ओटाइटिस मीडिया मिडल ईयर का इन्फ्लेमेशन, है ना। मिडल ईयर, ठीक है। अब ब्रोंक्यो न्यूमोनिया मतलब ब्रोंकस जो होती है, ठीक है, लंग्स के अंदर, ये लंग्स है, ये अपना डिवाइड हुआ, ये क्या बन गई, ये ब्रोंक्यूल्स आ गई, ठीक है, ये बाद में ट्री कट हुआ, फिर यहाँ पे एल्वोलाई प्रेजेंट आ गई, ब्रोंक्यू ब्रोंकियल्स देन एल्वोलाई आएगी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, निमोनिया वही फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, वही होता है कंजक्टिवा, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। देन पोस्ट वायरल इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस मतलब क्या होता है, ब्रेन का इन्फ्लेमेशन, ठीक है। पोस्ट वायरल मतलब वायरल के होने के बाद में क्या होगा, आपको इन्फ्लेमेशन रहेगा किसके अंदर, ब्रेन, ये सारे क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है। देन सीवियर वेट लॉस, आपका क्या होगा, वेट के अंदर बहुत ज्यादा लॉस होगा। कैशवर्क और किसमें आता है, अपना प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का टाइप है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। और कोरोनल अल्सरेशन मतलब कॉर्निया पे क्या हो गए, अल्सर हो गए, समझ आ गई बात। ये सारे क्या है अपने, किसके कॉम्प्लिकेशंस है, मिजल्स के, ठीक है, समझ आ गई। हमने अभी तक क्या पढ़ा भाई, मिजल्स क्या होता है, मिजल्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होते हैं, बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। देन उसके बाद में उसका सोर्स क्या है, भाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कैसे होंगे, थ्रोट से हो सकते हैं, नोज से हो सकता है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा, मतलब साइन एंड सिम्टम्स देखे, उसके अंदर भी 3 स्टेज है, प्रोडर्मल, इरप्टिव और लास्ट पोस्ट मिजल्स स्टेज थी, ठीक है। तो प्रोडर्मल के अंदर क्या था, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम कब तक, जब पैथोजन अपने बॉडी के अंदर एंटर ना कर जाए इस तक जो भी साइन सिम्टम आएंगे। देन फोर्थ स्टेज के ऊपर इरप्टिव चालू होगा, ठीक है, इरप्टिव चालू होगा तो क्या होगा, पहले ईयर के बिहाइंड पे रैशेस होंगे, देन कुछ घंटों में फेस पे और नेक पे रैशेस हो जाएंगे, और 2 से 3 दिन बाद में लोअर एक्सट्रीमिटीज और पूरे ट्रंक पे आपके रैशेस हो जाएंगे। देन अपन ने पोस्ट मिजल्स देखा, तो उसके अंदर भी क्या था कि बहुत सारे साइन एंड सिम्टम आपको आ रहे थे। देन उसके बाद में अपन ने देखे क्या, कॉम्प्लिकेशंस, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस
हो सकते हैं आपको, अगर आपको मिजल्स जो है, अगर आपने उसकी जो केयर नहीं करी है, गुड क्वालिटी ऑफ केयर नहीं दी है, तो आपको ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। समझ आ गई बात? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं भाई मिजल्स फॉर प्रिवेंशन। अब अपन जो मिजल्स हुआ है उसके लिए अपन क्या ऐसे प्रिवेंशन करेंगे, जैसे मिजल्स वैक्सीन मैंने बोला था 9 मंथ की एज पे दोगे, डोज क्या दोगे आप 0.5 ml, आपका रूट क्या रहेगा, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन रहेगा। और कौन सी वैक्सीन होती है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होती है। नेक्स्ट चले। देन अब एमएमआर, ठीक है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फॉलोइंग 3 डिजीज। एमएमआर का मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जैसे मिजल्स, मम्स एंड रूबेला। कब देंगे ये, 15 से 18 मंथ ऑफ द एज। डोज कितनी देंगे, 0.5 ml ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इम्यूनोग्लोबिन्स देंगे, क्या करेंगे भाई, एडमिनिस्टर करेंगे कब, 2 से 3 दिन आफ्टर एंट्री ऑफ पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कौन सी स्टेज में करेंगे अपन, हाँ, प्रोडर्मल स्टेज के अंदर अपन क्या करेंगे, इम्यूनोग्लोबिन्स का एडमिनिस्टर करेंगे पैथोजेनिक जब बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? देन अपन पढ़ते हैं मेजर्स फॉर कंट्रोल ऑफ, प्रिवेंट तो कर लिया भाई इम्यूनाइजेशन करके, इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर करके उसको प्रिवेंट तो कर। अब भाई इसको प्रिवेंशन से ही काम नहीं चलेगा ना, कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा, कंट्रोल नहीं करोगे तो फैलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, जो भी चाइल्ड इन्फेक्टेड चाइल्ड को क्या करेंगे, आइसोलेशन। भाई आइसोलेशन मतलब पता चल गया, उसको एक कमरे में रखेंगे, सारी क्वालिटी जो भी केयर है वो प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी नीड है उसकी वो पूरी करेंगे, चाहे फीडिंग हो, चाहे जो भी चीज खाना पीना हो, उसका सब कुछ उसको प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस उसको आइसोलेट रखेंगे। अगर अपन को कुछ चीज देने जा रहे हैं तो भी अपन कुछ अच्छी ऐसी चीज वेयर करेंगे जिससे अपन को इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। देन क्या है, चाइल्ड शुड इम्यूनाइज विद इम्यूनोग्लोबिन 3 to 4 days आफ्टर एक्सपोजर। ठीक है, जैसे ही पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर होता है 3 से 4 दिन के अंदर अपन को क्या देने हैं, इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर करवाने। Secretion from the nose, mouth and throat are the main infective materials, so there should be discarded properly. भाई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ही नोज थे, थ्रोट से क्या निकल रहे थे, जो भी सिक्रेशन थे, ठीक है, उनको क्या करना है, अच्छे से डिस्कार्ड करना है, मतलब अच्छे से उनको डिस्कार्ड करना है, मतलब अच्छे से फेंकना है उनको, कहीं इस जगह ऐसी जगह फेंकना है कि कोई उसके कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देनी है भाई, क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे कि भाई इसका कॉज ऑफ डिजीज क्या है, कारण क्या है भाई डिजीज होने का। ठीक है, देन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है इसका, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ना, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है भाई, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या आ सकता है, आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, और कंट्रोल मेजर आपका क्या है। समझ आ गई बात? ये सारे अपन क्या करेंगे, कंट्रोल करने के ये सारे क्या है, मेजर्स हैं, ऐसे ऐसे अपन उनको कंट्रोल करेंगे। हेल्थ एजुकेशन देंगे, उसका जो भी इन्फेक्टिव मटेरियल उसको अच्छे से डिस्कार्ड करेंगे, प्लस 3 से 4 दिन के अंदर इम्यूनोग्लोबिन दे देंगे, और उस चाइल्ड को क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट अपना आता है कि भाई ट्रीटमेंट क्या देंगे, भाई वो 3 से 4 दिन जैसे ही एक्सपोज हुआ इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर कर दो। ठीक है, देन पोस्ट एक्सपोजर, एक्सपोजर बाद में मिजल्स वैक्सीन देंगे भाई, उसको एडमिनिस्टर करेंगे कब, 3 दिन आफ्टर एक्सपोजर इन नॉन इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन। अगर वो चिल्ड्रन इम्यूनाइज्ड नहीं है, उसको वैक्सीन नहीं लगी है, तो एक्सपोजर के 3 दिन बाद आप उसको क्या करें, वो उसको इम्यूनाइज्ड कर दे। ठीक है, एमएमआर वाली से कर दे। देन एंटीपायरेटिक क्यों देंगे भाई, फीवर को, ठीक है, फीवर को कम करने के लिए, जैसे एसिटोमेनोफेन, आइबोप्रोफेन। एंटीबायोटिक भाई कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए उसके लिए क्या देंगे अपन, एंटीबायोटिक देंगे। एडिक्वेट बेड रेस्ट, भाई तू आइसोलेट है, आप अच्छे से बेड रेस्ट करो, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, वैसे ही बच्चा क्या ही काम करेगा, और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे। समझ आ गई? ये क्या था अपना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट था। ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि अगर जैसे मिजल से एक्सपोजर हो जाए 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आप उसको इम्यूनोग्लोबिन दे दो। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन देने के बाद में भाई अब अगर आपको पता चल गया कि ये चाइल्ड क्या है, इम्यूनाइज्ड नहीं है, तो उसके 3 दिन बाद आप एक्सपोजर के 3 दिन बाद आप उसको डायरेक्ट एमएमआर की वैक्सीन दे दो। ठीक है, एमएमआर की वैक्सीन उसको दे दो। देन उसके बाद में भाई उसको फीवर आ रहा है, एसिटोमेनोफेन दे दो, आइबोप्रोफेन दे दो। अब बच्चा आइसोलेट है,
फिर भी प्रॉपर केयर नहीं हो रही है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, ऑब्वियस बात है होंगे। हॉस्पिटलाइज में नोजोकॉमल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, मेनली बच्चों को तो रहते ही रहते। तो एंटीबायोटिक थेरेपी चालू करवा दो उसकी। भाई हो सकता है कि अगर मिल गया बाई चांस सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस हो गए और उसके अंदर चला गया वो इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, देन उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी चालू करा सकते हैं। भाई उसको बोला अच्छे से बेड रेस्ट करवाओ और प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको दो, ठीक है। यहाँ तक कोई तकलीफ, ठीक है। ये अपन ने भी मिजल्स पढ़ा, देन उसके बाद में क्या पढ़े उसके, भाई कैसे होता है वो, ठीक है, कैसे होता है, स्टेजेस पढ़ी अपन ने उसकी। देन प्रिवेंटिव के मेजर्स पढ़े, देन कंट्रोल कैसे करते हैं, देन अब क्या पढ़ा उसका ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ तक मिजल्स में कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट चालू करें अपन, है ना। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं, चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स को कैसे क्या कहते हैं, वर्सिला, ठीक है। वर्सिला जूस्टर की वजह से क्या होता है, चिकन पॉक्स। देन चिकन पॉक्स क्या है, हाईली कॉन्टेजियस वायरल कम्युनिकेबल डिजीज के भाई फैल सकती है क्या ये, है ना। देन दिस डिजीज मेनली अफेक्ट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 इयर्स। भाई 10 साल से नीचे वाले बच्चों को मेनली क्या कर सकती है, ये इफेक्ट कर सकती है। देन अपन क्या पढ़ेंगे, कॉजेस क्या है, कॉजेस बाय वर्सिला जूस्टर वायरस, ठीक है। एक ही कॉज है इसका, कौन सा, वर्सिला जूस्टर। जैसे मिजल्स का था पैरा मायो ऑक्सी वायरस, कौन सा वायरस था वो, आरएनए वायरस था। वैसे ही वर्सिला जूस्टर भी क्या है, चिकन पॉक्स का कॉज है, ठीक है। मेन एक ही कॉज होता है भाई, इससे चिकन पॉक्स आपको हो सकता है। अब इसके वही इन्फेक्टिव मटेरियल, भाई सिक्रेशन कहाँ से आएगा, माउथ से या फिर फेरिंग्स से, जो भी फेरिंग्स पता चल गया रेस्पिरेटरी का एक पार्ट होता है, ठीक है। देन वो सपोर्ट करता है ट्रैकिया को, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही पार्ट होता है। उसके जस्ट पास में इसोफेगस भी जाती है, ठीक है। इसोफेगस फूड पाइप, रेस्पिरेटरी पाइप फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे ट्रैकिया, ट्रैकिया से देन क्या निकलते हैं, ब्रोंकल, ठीक है। दोनों तरफ दोनों लंग्स में जाएंगे ब्रोंकल, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वोलाई, ठीक है। ट्री बनता है पूरा एक, है ना, समझ आ गया। तो फेरिंग्स, देन फेरिंग्स पेशेंट से जो भी सिक्रेशन निकलेगा वो पेशेंट को क्या करवा सकते हैं, इन्फेक्टेड पेशेंट, ठीक है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो ये क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू आपको क्या हो सकता है, चिकन पॉक्स होने के चांसेस हैं। अब पढ़ते हैं भाई इसका क्लिनिकल फीचर। प्री इरप्टिव स्टेज मतलब वो प्रोडर्मल स्टेज, भाई प्री इरप्टिव मतलब इरप्टिव से पहले, ठीक है। इट इज अ ड्यूरेशन इज अबाउट 24 आवर्स। भाई उसके अंदर तो 3 से 4 दिन थे, बट इसका ड्यूरेशन क्या है आपका 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को ये चीज है। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, जैसे पहले आएगा फीवर, भूख नहीं लगेगी, रेस्टलेसनेस, बहुत थका हुआ होगा, शिवरिंग मतलब बहुत कप आएगा, ठीक है। वो होती है ना कि वो धूजनी छूटती है कि नहीं छूटती है, उसको कहते हैं ना शिवरिंग, ठीक है। देन अब प्री इरप्टिव स्टेज तो 24 घंटे में हो रही है। देन अपन इरप्टिव स्टेज पे आते हैं, फिर वही रैशेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्किन रैशेस एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, भाई छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, चिकन पॉक्स को कहते हैं ना माता आई है ना, है ना, वही होता है, स्मॉल पॉक्स कहते हैं उनको, ठीक है। चिकन पॉक्स अलग है। These usually appears on the first or a second day of the disease। कब होती है ये, डिजीज के फर्स्ट या सेकंड डे में ही आपको क्या रैशेस आने लग जाते हैं। These rashes first में appear on the trunk, पहले कहाँ पे, ट्रंक पे होंगे, बॉडी पे ट्रंक पे होंगे, देन स्प्रेड करेंगे फेस पे, एक्सट्रीमिटीज पे, ठीक है। कैसे होंगे, प्लियोमॉर्फिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्किन रैशेस। प्लियोमॉर्फिज्म मतलब ऐसे गोल गोल ही आते ना, है ना, ऐसे 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 राउंड शेप में ही होते ना वो, है ना, एकदम राउंड। प्लियोमॉर्फिज्म क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से, रैशेस का। इट मींस ऑल द स्टेजेस ऑफ द रैशेस सच एज मैक्यूल, पैप्यूल्स, वेसिकल्स, फिस्टुला एक्सेट्रा मे बी सीन साइमल्टेनियसली इन द वन एरिया एट अ वन टाइम। अब इसके अंदर प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन मैक्यूल्स पढ़ रहे थे, ठीक है, मैक्यूल्स अलग चीज होगी, पैप्यूल्स भी, वेसिकल्स भी, फिस्टुला, ये सब चीज अलग है, बट ये सब मिला के एक को ही एक में काउंट कर दो, उसको क्या कहते हैं अपन, प्लियोमॉर्फिज्म। वो सब आपको एक ही चीज एक ही जगह पे देखने के लिए मिलेंगे, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको अपन प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। देन ठीक है, वो सब एक ही एरिया में और एक ही टाइम पे देखने के लिए आपको मिलेंगे, उसको अपन क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स। समझ आ गई बात, यहाँ तक क्लियर हो आप। प्री इरप्टिव स्टेज क्या होता है, 24 आवर्स के अंदर आपको फीवर आएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, रेस्टलेसनेस और शिवरिंग दिखेगी। इरप्टिव स्टेज के अंदर आपको क्या होगा कि आपके अंदर रैशेस आएंगे, ठीक है। कब रैशेस आएंगे, या तो पहले दिन ही आ जाएंगे या फिर सेकंड डे आएंगे। पहले ट्रंक पे होंगे, देन फेस पे होंगे, देन एक्सट्रीमिटीज पे फैलेंगे। उसका जो चिकन पॉक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैसे
उसके अंदर पिस्टूल मैक्यूल्स वगैरह सब एक ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। वो एक ही जगह होते हैं और सेम टाइम में एक ही जगह हो जाते हैं। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? देन नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस निमोनिया मायोकार्डिटिस मतलब हार्ट की लेयर उसके अंदर इन्फ्लामेशन। एंसेफेलाइटिस पता चल गया। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस जो होता है किडनी के अंदर, ठीक है, उसका इन्फ्लामेशन। सेप्टिसीमिया ब्लड मिया ब्लड, ठीक है। देन ऑस्टियोमाइलाइटिस बोन के अंदर, ठीक है। समझ आ गई बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देन अपन पढ़ते हैं कि भाई अब इसको प्रिवेंट भी कैसे करेंगे, कंट्रोल भी कैसे करेंगे। भाई वही इम्यूनोग्लोबिन दे दो 3 दिन आफ्टर एक्सपोजर ऑफ। भाई अगर पैथोजन एंट्री अंदर कर गया है 3 दिन बाद भाई पता चला है, तो आप डायरेक्ट उसको क्या दे दो, वर्सिला जूस्टर इम्यूनोग्लोबिन दे दो उसको। डायग्नोसिस करो भाई जितना जल्दी हो सके अर्ली स्टेज के अंदर ही। देन क्या करो, पेशेंट को, ठीक है, आइसोलेट कर दिया। अब सिक्रेशन फ्रॉम ओवल कैविटी हुई, जो फेरिंग से जो भी सिक्रेशन निकले उसको अच्छी तरीके से डिस्कार्ड कर दो ताकि किसको उसके कांटेक्ट में ना आए। वही हेल्थ एजुकेशन देनी है भाई कि भाई पीपल रिगार्डिंग दिस डिजीज प्रोसेस, कि भाई ये डिजीज प्रोसेस कैसे होती है उसकी अकॉर्डिंग अपन क्या देंगे उसको, हेल्थ एजुकेशन। क्लिनिकल फीचर्स दिखाएंगे भाई, ये क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, क्या होगा, रैशेस होगा, फीवर हो सकता है, फीवर लास्ट में रैशेस, इरप्टिव स्टेज के अंदर आ रहे थे ना रैशेस। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थे। प्रिवेंटिव मेजर्स अपन ने क्या किया था, इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर कर दिया था आफ्टर एक्सपोजर, ठीक है। देन उसके बाद में कंट्रोल मेजर भी यही किया था, और अपन ने ट्रीटमेंट क्या देना है वो सारी चीजें अपन क्या देंगे इसके अंदर, हेल्थ एजुकेशन। अब भाई एंटीबायोटिक फीवर आ रहा था ना प्री इरप्टिव स्टेज में, है ना, तो उसके लिए अपन ने क्या दे दी, एंटीपायरेटिक। इम्यूनोग्लोबिन कब दिया, आफ्टर, है ना, आफ्टर एक्सपोजर ऑफ आफ्टर एक्सपोजर ऑफ पैथोजन, है ना। फिर एंटीवायरल ड्रग्स भी देंगे, जैसे साइक्लोपिरोपिन वायरल ही, वर्सिला जूस्टर क्या है, वायरल ही है ना, वायरल बॉर्न डिजीज ही है ना, तो एंटीवायरल देंगे। बहुत सारा क्या देंगे, फ्लूड, प्लेंटी ऑफ फ्लूड। एंटीहिस्टामिन मेडिसिन सच एज क्लोमेफेनिन टू प्रिवेंट द इचिंग, भाई इचिंग भी होगी, है ना, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी चलेगी, तो उसके लिए अपन क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन देंगे, क्योंकि मैक्यूल्स पैप्यूल्स हो रहे हैं। ऑब्वियस बात है कि वहां पे एंटी एनाफाइलेटिक चीज हुई होगी, ठीक है, हिस्टामिन रिलीज हुआ होगा, हिस्टामिन रिलीज हुआ होगा तो इचिंग होगी, इसलिए अपन क्या देंगे वहां पे, एंटी हिस्टामिन, ठीक है। डू नॉट यूज एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर सच एज एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन, आपको कोई भी इन्फ्लामेटरी पेन किलर यूज नहीं करनी है, जैसे क्या होगी, एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन। मेंटेन करना है किसको, पर्सनल हाइजीन को आप क्या करोगे, मेंटेन करोगे, ठीक है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या, अपनी 2 वायरल डिजीज कंप्लीट, फर्स्ट मिजल्स, सेकंड चिकन पॉक्स। अब अपन पढ़ते हैं क्या है, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, साफ स्वाइन फ्लू, उससे ही पता चल रहा है कि भाई क्या है ना। क्या है ये, एक स्वाइन फ्लू इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज। अरे यार क्या प्रॉब्लम हो जाती है। स्वाइन फ्लू इसका एक तरह का रेस्पिरेटरी डिजीज है। दिस इज मेनली अफेक्टेड बाय पिग्स, ठीक है, अभी बीच में आया था ना, पिग्स से हो रहा था स्वाइन फ्लू, ठीक है। मेनली किससे अफेक्ट होता है ये, पिग्स से। ऑल्दो इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, किससे, सुअर से किसमें ट्रांसफर हो रहा था, ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफर हो रहा था क्या, ये स्वाइन फ्लू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसका जो कॉज है H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। ये क्या है, वायरस का नाम है, हिमाग्लूटिन टाइप 1 और निमाडरेस टाइप 1। समझ आ गई बात? देन इन्फ्लुएंजा ए H3 और N2, वही हिमाग्लूटिन टाइप 3 और निमाडरेस टाइप 2B, ठीक है। ऑल्सो नोन एज इन्फ्लुएंजा और पिग इन्फ्लुएंजा। भाई पिग से ही फैल रही थी तो पिग इन्फ्लुएंजा बना दिया, और स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। In August 2010, swine flu was declared as a pandemic disease by WHO. Pandemic मतलब all over global में
फैल, एरिया नहीं, पूरे कंट्री में फैल गई। एपिडेमिक जो होता है ना, इसके अंदर पर्टिकुलर एरिया होता है ना। ठीक है ना। और ये क्या हो गई, ऑल ओवर ग्लोबल कंट्री में फैल गई। ये कौन से एक पर्टिकुलर एरिया या जियोग्राफिकल एरिया बोल दो, है ना। समझ आ गई बात, क्या बन गई थी ये पेंडेमिक, मतलब ग्लोबल कंट्री में पूरी फैल गई थी। कब, 2010 अगस्त के अंदर ये डिक्लेयर हो गया था, किससे, WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ गया। इसकी ये भी लिखूं क्या मैं, हेमाग्लूटिन टाइप फर्स्ट, या ठीक है, समझ आ गई बात। ये सब क्या है, इसके कॉजेज है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या है भाई, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भाई पिग की वजह से हो रही थी, तो रेगुलर एक्सपोजर टू द पिग, ठीक है। ह्यूमन टू द ह्यूमन ट्रांसमिशन बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से भी ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता था, वरना पिग में के अंदर से तो फैल रहा ही था। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बाय फीवर आएगा, सॉर थ्रोट, गले में खराश, कफ, ठीक है। बॉडी एक मतलब दर्द करेगा भाई, पेन होगा, रनिंग ऑफ द नोज, नाक से लगातार पानी आएगा, स्नीजिंग होगी आपको, ठीक है आएगी, ठीक है। वाटरी आईज हो जाएगी आपकी, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको क्या होगा, हेडेक, हेडेक मतलब सर दुखेगा, फटीग, थकान आएगी, लेथार्जी, बहुत ज्यादा थक जाओगे, डायरिया भी हो सकता है, और नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। सारे क्या है आपके साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट अपन देखेंगे डायग्नोसिस, भाई हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, भाई आप एक्सपोजर टू भाई कोई ऐसे जगह काम तो नहीं करते जैसे सुअर वगैरह जहाँ रहते हो, भाई किसी को आपके घर के अंदर किसी को भाई ये वाला इन्फेक्शन, ये वाला बीमारी तो नहीं है, कोई वायरल डिजीज तो नहीं है। फिर इसके क्या देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, और रियल टाइम देखेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये एक डायग्नोसिस होता है, उसके अंदर चेन रिएक्शन देखी जाती है कि भाई कैसी है कैसी नहीं, ठीक है। समझ आ गई। अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है कि अपन इन्फ्लुएंजा कैसे होता है, किस तरीके, कौन सा किससे फैलता है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका, ठीक है, इसके कॉजेस क्या होता है। डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या देखेंगे भाई, हिस्ट्री टेक करेंगे, ठीक है, फैमिली की करेंगे, पास्ट की, भाई पहले कोई काम तो नहीं करते थे या फिर अभी कुछ काम तो नहीं करते हो, एक्सपोजर टू पिग तो नहीं है आपका। देन उसके बाद में क्या करोगे आप, देन उसके साइन एंड सिम्टम देखोगे, उसको क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, और रियल टाइम देखेंगे किसका, PCR का, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का आप क्या देखोगे, सही पूरा जो भी है रियल टाइम देखोगे। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है अपना ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए क्या, बेड रेस्ट, भाई कोई भी चीज हो बेड रेस्ट देखेंगे, बेड रेस्ट देंगे, एंटीवायरल ड्रग देंगे क्योंकि वायरस की वजह से हो रहा है ना, ठीक है। तो जामावीर, ऑस्टेलामावीर, देन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, जैसे एनाल्जेसिक ड्रग, पेन हो रहा था, बॉडी एक हो रही थी ना, to relieve from pain, antipyretic to relieve from fever, है ना। एंटीमेटिक वॉमिटिंग और नोजिया हो रही थी ना, ठीक है। देन क्या है, इंक्रीज करेंगे भाई हाइड्रेशन, भाई प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देंगे उसको, समझ आ गई बात। ये कोई प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट बेड रेस्ट करवाएंगे भाई, एंटीवायरल एजेंट देंगे क्योंकि वायरस इन्फेक्शन है इसके अंदर, ठीक है। वायरल वाला इन्फेक्शन है कौन सा, पिग वाला। इन्फ्लुएंजा वायरस कौन सा था ना वो, H1N1 वाला, ठीक है। ये क्या है, वायरस ही तो है एक तरह के। देन नेक्स्ट में आ जाता है H2 और N2 करके थे, N3 करके था, V, है ना, यही था ना, है ना, हाँ वो इधर, ठीक है ना, समझ आ गई बात। ये था, उसके लिए अपन एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। देन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर जैसे भाई पेन हो रहा हो तो पेन, एंटीपायरेटिक एंटीमेटिक्स ड्रग्स देंगे, और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देंगे।
ठीक है, अब क्या है कॉम्प्लिकेशन, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है आपका, ठीक है, देन निमोनिया हो सकता है और सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब भाई प्रिवेंटिव मेजर्स क्या देंगे भाई, एडवाइस करेंगे पीपल को कि अगर आप एक्सपोजर हो रहे हो पिग से, ठीक है, कोई भी जैसे फार्मर्स हो, वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो आप क्या यूज करें, मास्क यूज करें कब, व्हाइल वर्किंग विद द पिग्स, ठीक है, अगर आप पिग्स के साथ में काम कर रहे हो तो आप अपना पहले प्रिकॉशन, यूनिवर्सल प्रिकॉशन आप करो, ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो, जो पहन सकते हो वो पहनो, देन आइसोलेट कर दो उस पर्सन को, ठीक है, सबसे डिसइंफेक्टेंट ऑफ नेजल डिस्चार्ज, अगर नेजल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए आप कोई अच्छा सा डिसइंफेक्शन, मतलब उसको अच्छे से डिस्गार करो, ठीक है, आप अच्छे से अपने जो आपने जिस हैंड से उसको क्या ग्लव्स वगैरह पहनो, देन उसको अच्छे से हैंड वॉश करो, गुड हैंड वॉशिंग विद एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट, भाई अच्छे से हैंड वॉश करोगे चीजों को डिस्कार करने के बाद में, ठीक है, अच्छे डिसइंफेक्टेंट के साथ में, देन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे कि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज क्या हो सकती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इस डिजीज का, प्लस साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, भाई इसका प्रिवेंशन क्या है, आप कैसे प्रिवेंट हो सकते हो, ठीक है, और कैसे इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। समझ आ गई बात, यहाँ तक कोई क्लियर है, यहाँ तक सब चीजें क्लियर है ना, या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आगे चले कि भाई ये अपन ने क्या पढ़ा अभी, इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू पढ़ रहे थे ना, ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं ईबोला, ठीक है, ईबोला के अंदर क्या होता है मेनली, ये ईबोला वायरस से होता है, ठीक है, हेमरेजिक डिजीज है, ठीक है, हेमरेजिक मतलब पता है ब्लीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है एक तरह का, ईबोला वायरस, ईबोला डिजीज, ईबोला वायरस से ही होता है ये, ठीक है, ईबोला क्या हेमरेजिक डिजीज है, वायरस बॉर्न सीवियर और फेटल कम्युनिकेबल डिजीज है, कि भाई बहुत ज्यादा सीवियर हो सकती है, फेटल मतलब घातक हो सकती है, घातक कम्युनिकेबल डिजीज है ये, कौन सी, ईबोला। अब देखते हैं इसके अंदर होता क्या है, कॉज क्या है इसका, ईबोला वायरस, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है भाई, एनिमल से ह्यूमन के अंदर ये फैलता है, ठीक है, तो इट ट्रांसमिटली बाय द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड and other secretion of the infected animals such as chimpanzee, gorillas and monkeys, ठीक है, ये किससे किसके अंदर फैलती है, एनिमल्स टू ह्यूमंस के अंदर फैलती है। डायरेक्ट क्या होता है इसका ट्रांसमिशन, क्या होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, किससे कांटेक्ट के अंदर आ गए अपन, ब्लड के कांटेक्ट के आ गए, ठीक है, या फिर किसी भी सिक्रेशन के कांटेक्ट में आ गए, कोई भी क्या हो इन्फेक्टेड एनिमल्स हो जैसे चिंपांजी, गोरिल्ला या मंकी, इनके ब्लड के कांटेक्ट में आ गए, या फिर इनके कोई भी सिक्रेशन के कांटेक्ट में आ गए, तो आपको क्या हो सकता है, इबोला हो सकता है, ठीक है, देन फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है, जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए किसके, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के, या कोई भी सिक्रेशन के कांटेक्ट में आ गए इन्फेक्टेड पर्सन के। इनडायरेक्ट कांटेक्ट कैसा हो सकता है, कांटेक्ट विद द कंटामिनेटेड क्लोथिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, इनडायरेक्ट कांटेक्ट कैसा होगा भाई, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन था उसके कपड़ों से या फिर उसकी ब्लीडिंग से आप उसके कांटेक्ट में आ गए हो, तो आपको इबोला होने के चांसेस हैं। समझ आ गए, बाय एनिमल टू ह्यूमन में भी फैलते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, समझ आ गई बात। देन इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 2 से 21, वही भाई पैथोजन एंट्री क्या, फर्स्ट साइन सिम्टम कब आए, ठीक है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, उसका क्या है साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या आएंगे भाई, डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग के अंदर, डिस्फेजिया भाई निगलने के अंदर डिफिकल्टी होगी, हेडेक हो सकता है, सर दुख सकता है, स्किन के ऊपर रैशेस हो सकते हैं, डायरिया मतलब स्टूल की फ्रीक्वेंसी या फिर अर्जेंसी दोनों ही बढ़ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद में क्या, मस्कुलर पेन, मसल्स के अंदर पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी, वीकनेस हो सकता है, चेस्ट पेन, ब्लड के अंदर, स्पूटम के अंदर क्या आ सकता है आपका, ब्लड आ सकता है, और ब्लड इन स्टूल, ठीक है, स्टूल के अंदर आपका क्या आ सकता है, ब्लड आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे इनके साइन एंड सिम्टम, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, कि भाई डायग्नोसिस, वो हिस्ट्री लेंगे अपन, ठीक है, हिस्ट्री किस चीज की लेंगे इसके अंदर, पर्सनल हिस्ट्री लेंगे कि भाई कोई भी वो कोई किसी कांटेक्ट में तो नहीं आया, ठीक है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एलिजा टेस्ट करेंगे, देन आइसोलेशन ऑफ द वायरस बाय द सेल कल्चर, ठीक है, जो भी सेल है उसका कल्चर करके क्या करेंगे, वायरस का आइसोलेशन करवाएंगे। देन क्या देखेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। ये सारी क्या है डायग्नोसिस है, प्लस ब्लड कल्चर जब करते हैं तब ये सारी चीजें अपन देखेंगे उसके अंदर।
देन अपन ट्रीटमेंट क्या देंगे भाई, कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल तो नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, अपन उसको बेड रेस्ट करवाएंगे और आईवी फ्लूइड देंगे, ओरल फ्लूइड देंगे उसको, डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेशन करवाएंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, जैसा हो सके जितना अर्ली हो सके उसका डिटेक्ट कर लो, ठीक है। पर्सन को क्या कर दो, आइसोलेट कर दो। क्या करो आप, अगर कोई भी जानवर को उठा रहे हो तो आप सबसे पहले क्या करो, ग्लव्स पहनो, ठीक है। अप्रोप्रिएट क्या करो, उसकी क्लोथिंग करो, ठीक है। देन क्या करो भाई, कुक एनिमल मीट प्रॉपर्ली बिफोर ईटिंग, ठीक है। अगर आप कोई भी मांस वगैरह खा रहे हो या फिर कोई भी मीट वगैरह आप ले रहे हो तो आप उसको अच्छे से वॉश करो, देन उसको अच्छे से कुक करो। Follow universal precaution while caring for the infected person in the hospital। भाई यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर क्या हो गया, आप अच्छे से गाउन वेयर करो, ग्लव्स पहनो, मास्क लगाओ, ये सब क्या हो गया, यूनिवर्सल प्रिकॉशन में आ गया। जब अगर आप कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन की केयर कर रहे हो तो आप सबसे पहले क्या करो, आप खुद यूनिवर्सल प्रिकॉशंस देखो। देन इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी यूज कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में, देन आपको क्या यूज करना चाहिए, प्रोटेक्टिव बैरियर यूज करना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक रिगार्डिंग डिजीज। भाई आपने अगर दिख रही है ये डिजीज हो गई है तो आप क्या करो, जो भी कम्युनिटी है उसके अंदर जाके पब्लिक को कोई भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दो या फिर कोई भी एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन दो। क्या दे सकते हैं, जैसे उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है भाई, ठीक है। देन उसके साइन एंड सिम्टम क्या है, वो कैसे डिजीज प्रिवेंट हो सकती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। समझ आ गई, ये अपनी 4th डिजीज कंप्लीट हुई। कौन सी डिजीज थी ये, इबोला, ठीक है। इबोला के अंदर मेनली या तो इन्फेक्टेड एनिमल्स के ब्लड से फैल रही थी या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से फैल रही थी या फिर सिक्रेशंस की वजह से फैल रही थी ह्यूमंस के अंदर और ब्लड के अंदर भी फैल रही थी ह्यूमंस के अंदर। अब अपन क्या पढ़ते हैं, चिकन गुनिया, चिकन गुनिया, वही चिकन नमूनिया निमोनिया कहते नहीं है क्या, जिसके अंदर हाथ पांव वगैरह बहुत दुखते हैं, ठीक है। चिकन गुनिया क्या होता है, क्या एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज है, किसकी वजह से होता है, एडीज मॉस्किटोज, फीमेल मॉस्किटोज होती है उनकी वजह से क्या हो सकता है, चिकन गुनिया हो सकता है, ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 3 से 7 दिन। नेक्स्ट क्या है, जैसे डेंगू लाइक क्लिनिकल सिम्टम्स आर फाउंड इन पेशेंट। डेंगू क्या है, एक हड्डी बोन ब्रेक फीवर होता है ना, इसके अंदर क्या मेनली हड्डियां दुखती है, इनकी दुखती है। वैसे चिकन गुनिया के अंदर भी ऐसा ही होता है कि भाई एडीज मॉस्किटो ने काटा, देन वो हड्डी तोड़ बुखार जो आता है ना वैसे ही आता है। इसके अंदर आइस की ऑर्बिटल्स के पीछे दर्द होने लग जाता है, ऐसा लगती है आंखें मेरी निकल रही है बाहर, ठीक है। फॉलोइंग फीचर्स में भी फाउंड इन द पेशेंट, जैसे हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है। जॉइंट एक्सट्रीमिटीज के अंदर पेन है, सेकंड लाइन वही देख रखी है, सीवियर पेन इन द जॉइंट एक्सट्रीमिटीज, हेडेक हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग चिल्स मतलब कपकपाहट आ सकती है आपको, वॉमिटिंग हो सकता है, फोटोफोबिया और कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा, ठीक है। देन अपन पढ़ते हैं ट्रीटमेंट। कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दो तो भाई एंटीपायरेटिक दो, क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर करने के लिए, भाई फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर है तो एंटीपायरेटिक दोगे तो क्या होगा, देन एनाल्जेसिक दोगे, भाई जॉइंट पेन होता है बहुत खतरनाक वाला, सीवियर पेन होता है इसके अंदर, तो आप एनाल्जेसिक दोगे, ठीक है। बहुत सारा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड दोगे, भाई कहते हैं डेंगू के अंदर भी पानी पिलाया करो ताकि जो बॉडी है वो क्या रहे, हाइड्रेटेड रहे, ठीक है। तो इसके अंदर भी अपन को क्या करना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देना है, न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करना है, ठीक है। देन साइकोलॉजिकल क्या करना है, उसको सपोर्ट करना है, ये क्या था अपना ट्रीटमेंट था। देन अपन क्या करेंगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। भाई इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं होती, डेंगू के लिए भी कोई वैक्सीन नहीं होती, मॉस्किटोज के है तो आप मॉस्किटोज से ओडोमोस लगाओ, मच्छरदानी यूज करो, ठीक है। कंट्रोल मॉस्किटोज और इफेक्टिव प्रिवेंशन मेजर, ठीक है। कंट्रोल करो भाई मॉस्किटोज को, ऑल आउट लगाओ, ठीक है। देन मच्छरदानी में सुलाओ, ओडिमोस जो आता है ना, एडिमोस वो लगाओ, ठीक है। ये सब लगाने से क्या होता है कि मच्छर आपको बाइट नहीं करेंगे, प्रिवेंट होगा क्या, मॉस्किटोज का जाना। मेनली तो आप कोई ऐसी गंदगी फैलाओ मत जिससे मॉस्किटोज हो, साफ पानी के अंदर भी मच्छर होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं इन्फ्लुएंजा। भाई वही फ्लू जो वायरस वाली होती है वही डिजीज है फ्लू, जिससे अपन कहते हैं वायरस बोर्न एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज व्हिच मेनली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इन्फ्लुएंजा से ही पता चल रहा है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करने वाली बीमारी है, ठीक है। इसके अंदर जो इन्फ्लुएंजा ABC, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के टाइप है, इन्फ्लुएंजा वायरस के टाइप RNA वायरस होता है मेनली, मेंबर ऑफ द ऑर्थोमायो वायरस फैमिली। ये क्या है, एक फैमिली है, उसका क्या है, ये मेंबर है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा समझ आ गई बात। भाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से भी हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया हो, नोज थ्रोट से निकल गया हो, ठीक है, या फिर
सिक्रेशन, हाँ वही सिक्रेशन नोज थ्रोट से हो गया हो या फिर आप किसी के जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हो। द नेक्स्ट पर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल पेशेंट ऑफ द डिजीज। भाई सोर्स वही हो गया, थ्रोट से हो गया, नेक से हो गया, आपके फेरिंक्स से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, सिक्रेशन, सिक्रेशन फ्रॉम क्या है यार, ये क्या बोर्ड पे ही पता नहीं आज क्या ही हो गया इसको। सिक्रेशन फ्रॉम ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनमें से कोई भी इन्फेक्शन निकल गया तो उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्या है इसका, इन्फेक्टिव मटेरियल क्या है, हो सकता है सिक्रेशन फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अभी अपन ने जस्ट पीछे क्या लिखा, ये लिखे, ठीक है। देन इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, 24 से 48 घंटे, मतलब वही मैक्स टू 1 से 2 दिन, ठीक है, समझ आ गई बात। देन अपन लिखते हैं भाई क्लिनिकल फीचर क्या है, भाई सडन फीवर आएगा, हेडेक हो सकता है, जनरलाइज बॉडी हेडेक हो सकती है आपकी। देन एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग, आपका जी घबरा सकता है, उल्टी हो सकती है, कफ हो सकता है, नेजल के अंदर कंजक्शन आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट थ्रोट हो सकता है, पेन थ्रोट हो सकता है, लुकोपनिया मतलब WBC काउंट कम, ठीक है। देन यूजुअली एक्यूट सिम्टम्स ऑफ डिजीज सबसाइड विद इन 3 to 5 days, ठीक है भाई, इसके जो साइन एंड सिम्टम होंगे वो सबसाइड हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे 3 से 5 दिन के अंदर। एंड पोस्ट इन्फ्लुएंजा के अंदर क्या रहेगा, आपको वीकनेस आ सकती है, समझ में आ गई बात। कॉम्प्लिकेशन वही निमोनिया, ब्रोंकियोटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल्स, ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, पोस्ट इन्फ्लुएंजा एटाइटिस, एस्थीनिया मतलब प्रोफाउंड वीकनेस, है ना, प्रोफाउंड आपको वीकनेस हो सकती है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, समझ में आ गई बात। देन एंसेफेलाइटिस, इट इज अराइज इन रेयर केसेस, एंसेफेलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, बहुत रेयर केसेस में ये हो सकता है, समझ आ गई। देन अपन पढ़ते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, भाई कंप्लीट क्या करो, एंटीबायोटिक दो, क्यों कर भाई, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के लिए, पेन हो रहा था एनाल्जेसिक दो, रिलीफ हो जाएगा पेन। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है जैसा कैसा ब्रोंकिटाइटिस या निमोनिया तो ट्रीटमेंट उसको दो, ठीक है। देन क्या मेंटेन करेंगे, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करेंगे, क्या न्यूट्रिशन लेवल, और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। नेक्स्ट है अपना क्या, मेजर फॉर कंट्रोल, भाई पेशेंट को क्या कर दो, आइसोलेट कर दो बिल्कुल। Appropriate measures should be used to prevent transmission of disease by droplet infection, as the disease is mainly transmitted by the droplet। अगर भाई उसका इन्फेक्शन का मेन कारण मोड ऑफ ट्रांसमिशन ही क्या है अपना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो भाई उसको अच्छी तरीके से डिस्कार्ड करो, उससे प्रिवेंट करो, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लो, ठीक है। यूज करो क्या, कौन सी वैक्सीन, किल्ड या लाइव, एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स आर अवेलेबल, किल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस given by IM और SC route, whereas live attenuated vaccine by intranasal spray, ठीक है। जो इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो या तो भाई IM दे सकते हैं किसके अंदर, लाइव एटेन्यूएटेड के अंदर, और किल्ड किसके अंदर देते हैं, IM और SC रूट से, ठीक है, सबक्यूटेनियस से, समझ आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई अपन ने अभी इन्फ्लुएंजा पढ़ा था, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के देखे थे भाई कैसे फैलता है कैसे नहीं फैलता है, देन उसके अंदर अपन ने देखा था वो कितना उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और अभी अपन ने ट्रीटमेंट देखा, कंट्रोल देखा था, और उसका प्रिवेंशन मेजर्स देखे। तब अपन पढ़ते क्या, मम्स, ठीक है, मम्स क्या होता है, वही पैरा
मायो ऑक्सी वायरस जैसे मिजल्स था वैसे मम्स है, ठीक है। इससे क्या होता है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है, एक्यूट मतलब सडन भी हो सकती है, सडन ऑनसेट हो सकता है इसका, ठीक है, अर्ली भी हो सकता है। सडन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय पैरामायो वायरस की वजह से हो सकता है। दिस डिजीज इज मेनली फाउंड इन चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रंस के अंदर होती है ये, 3 से 15 साल वाले बच्चों के अंदर हो सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्टिव पेरिडोटाइटिस as it may be causes swelling pain in the largest salivary gland of the पैराटोइड ग्लैंड। जो पैराटोइड ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है, पेन होने लग जाती है, पेन या स्वेलिंग होता है, इसको इन्फेक्टिव पेरिडोटाइटिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो पैराटोइड ग्लैंड होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, और उसको क्या होता है, ये मम्स बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात भाई, मम्स किसे बोलते हैं, मम्स क्या एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है जो 5 से 15 साल वाले बच्चों को होती है, प्लस इसके अंदर क्या होता है, पैराटाइड जो ग्लैंड्स होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। पैराटाइड ग्लैंड मतलब सलाइवरी जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन या पेन होने लग जाते हैं। देन वही कॉज है इसको मायो ऑक्सी वायरस पेरिडोटाइटिस, आरएनए वायरस होगा ये, ठीक है, मेम्ब्रेन मेंबर ऑफ मायो पायरोक्सिया वायरस, ठीक है, समझ आ गई बात। देन इसका वही ट्रांसमिशन बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट आएगा इन्फेक्टेड पर्सन के। अब अपन सोर्स देखेंगे, वही होगा सोर्स, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कब मिलेगा ये बच्चों में, 5 से 15 साल वाले बच्चों के अंदर मिलेगा मेनली, ठीक है। बच्चों के अंदर इट रियली फाउंड इन द इन्फेंट्स जो है कौन से 28 दिन वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत कम देखने को मिलेगा। ह्यूमन इज ओनली द रिसीवर ऑफ द कॉजेटिव वायरस। जो ह्यूमन है मेनली वो ही है कि भाई उनके अंदर ही ये वायरस फैलेगा, पहले फैलेगा इनसे, ह्यूमन से ही फैलता है, क्योंकि वो एक जो ह्यूमन है दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए हैं, ठीक है। सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन इज मोस्ट इन्फेक्शियस मटेरियल। जो सलाइवा है इन्फेक्टेड पर्सन का वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड मटेरियल है कि भाई इससे आपको चांसेस हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, 14 से 21 दिन। अब अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या देखेंगे। अबाउट 1/3 केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, मतलब 1/3 जो अपना जो केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक मतलब सिम्टम्स नहीं आते। बाकी के अंदर सिम्टम्स क्या आएंगे, फीवर, मलेशिया, ईयर एक, कान में दर्द होते हैं, क्यों भाई सलाइवरी ग्लैंड भी इधर ही है ना, पेन होगी, स्वेलिंग होगी, वन ऑफ द बोथ पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर क्या हो सकती है, स्वेलिंग, या तो एक में होगी या फिर इन सम केसेस इट में अफेक्टेड है सबमैंडिबुलर सलाइवरा ग्लैंड, सबमैंडिबुलर सलाइवरा ग्लैंड के अंदर भी अफेक्ट कर सकती है। देन डिफिकल्टी इन ओपन द माउथ, भाई सही बात है भाई, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आपको इन्फ्लामेशन हो गया है तो आपका माउथ कैसे खुलेगा, ठीक है। ओपनिंग ऑफ माउथ बाय स्टेंसन डक्ट अपीयर्स रेड, जो भी स्टेंसन डक्ट होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, रेड हो जाती है, ठीक है। स्टेंसिस डक्ट भी शायद है ना पैरोटिड ग्लैंड को ही कहते हैं, स्टेंसिस डक्ट या फिर सबमैंडिबुलर, हाँ हाँ वो, हाँ उसमें भी 3 डक्ट होती है, एक तो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और एक और ग्लैंड होती है, हाँ विड्सन करके कोई ग्लैंड होती है, उसमें ही मेनली ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, ऑर्चरिस्ट, एपिडिडाइमाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस, स्टर्लिटी, ऊफ्राइटिस मतलब शायद ओवरी इन्फ्लामेशन, ओवरी का इन्फ्लामेशन, नेफ्राइटिस, मायोकार्डिटिस, एंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन, ठीक है। दिस डिजीज अकर्स इन द प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ये हो सकता है, ठीक है। देन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में भी अपीयर, फॉलोइंग प्रॉब्लम्स क्या आएगी, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाएगा, मतलब अचानक क्या होगा, बच्चा गिर जाएगा। इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ द फीटस, मतलब गर्भ के अंदर ही बच्चा मर जाएगा। लो बर्थ वेट, बर्थ ऑफ अ लो बर्थ वेट बेबी एक्सेट्रा, इसके अंदर क्या होगा, जो बच्चे का जो बच्चा जब पैदा होगा तब वो कम वेट का होगा, मतलब 2.5 से कम वे होगा। नॉर्मल वेट कितना होता है, 2.5 to 3 kg, ठीक है, हेल्दी कहलाता है। अगर उससे कम होगा तो लो बर्थ वेट वाला होगा, ठीक है। ये मेनली किसके अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। देन उससे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होगा ये। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब जब से प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई है तब से 12 वीक तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है ना, समझ आ गई बात। नेक्स्ट पढ़े क्या, ये एपिडाइडेमिटिस किसके अंदर होता है, हमारा फीमेल मेल्स के अंदर नहीं होता, एपिडिडेमिस ट्रैक्ट स्पर्म्स को आगे ले जाता है,
जो इन्फ्लेमेशन हाँ वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। देन अपन पढ़ते हैं डायग्नोसिस, ठीक है। हिस्ट्री टेक करेंगे, क्लिनिकल फीचर देखेंगे पेशेंट का और एग्जामिनेशन करेंगे सलाइवा का। सलाइवी ग्लैंड के अंदर ही इन्फ्लामेशन हो रहा है। मैनेजमेंट करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे भाई, एंटीपायरेटिक जैसे पीसीएम, एनाल्जेसिक देंगे, एस्पिरिन। मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन, भाई सलाइवरी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करेंगे। इन अ केस ऑफ ऑर्जिटाइटिस स्टेरॉइड थेरेपी सच एज प्रीनिडाजोलिन देंगे। कौन सी देंगे? स्टेरॉइड थेरेपी भी देंगे। देन है अपना मेजर्स फॉर प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल, डायग्नोसिस करेंगे भाई, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अर्ली स्टेज के अंदर डायग्नोसिस कर दो। देन क्या करो आप? आइसोलेशन, disinfectant the articles coming in the contact with saliva of the patient properly। अब कोई भी कांटेक्ट आ रहा है, जैसे स्पून हो गया हो, चाहे कोई भी और अदर चीज हो गई हो, वो अगर आपके कांटेक्ट में आ रहा है, कोई भी आर्टिकल्स हो गए सलाइवा के कांटेक्ट में आ रहे हैं, कोई भी वो क्या कहते हैं बेड पान वगैरह हो गया, वो अगर कांटेक्ट सलाइवा उसके अंदर ही थूक सकते हैं ना अपन, ठीक है। पेशेंट उसके अंदर थूकेगा तो उसको अच्छे से डिसइंफेक्टेंट से वॉश करना है। एमएमआर की वैक्सीन देनी है उसको, ठीक है। द वैक्सीन इज गिवन इन टू 15 to 18 मंथ के अंदर ही वो वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज लाइक मम्स, मिजल्स, रूबेला। 0.5 ml की डोज रेगुलर। सबक्यूटेनियस क्या रहेगा? रूट रहेगा। समझ आ गई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? छुट्टी है तेरे है, बाकी तेरे फंडामेंटल का पेपर कब है? तेरे फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं होगा बैक का? तेरे फंडामेंटल क्लियर है तो बैक किस में आई? फर्स्ट ईयर में साइको और सोशो में आई है। वो कब है पेपर? मेरे को लेके लाके देना बुक, इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर दूंगी तो पढ़ लेना। हाँ कर लेना, वही पढ़ लेना, है ना। और कोई चीज समझ नहीं आए तो पूछ लेना मेरे से। हाँ मेनली उसके अंदर वो तो कॉग्निटिव वाला जो चैप्टर है ना, कॉग्निटिव असेसमेंट वाला है ना साइकोलॉजी के अंदर, वो आएगा मेन तो, ठीक है। उसकी थ्योरी पूछ सकते हैं लर्निंग की और इसकी। मेनली साइकोलॉजी क्या होता है वो पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में पर्सनालिटी पूरी पढ़ के जाना, पर्सनालिटी क्या क्या होती है, पर्सनालिटी में कौन कौन से वो आती है टाइप्स, कौन कौन से हिपोक्रेट्स वगैरह थे ना उसके अंदर, वो सारे टाइप्स पढ़ लेना। और बाकी के अंदर तो फार्माकोलॉजी कर सकता है। साइकोलॉजी करी थी कि नहीं करी थी? 20 पेज में कुछ नहीं होगा, तेरे को 30-35 भर के आना पड़ेगा तो भी पास हो गया। तो कुछ लिखा होगा तूने इसलिए, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के फिर लिखा कर। हाँ मतलब हाँ चल चालू करें, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट जो वायरस है, जो नेक्स्ट वायरस कम्युनिकेबल डिजीज है वो क्या है? पोलियो, ठीक है। पोलियो के बारे में तो सुना ही है, ठीक है। पोलियो क्या है? एक एक्यूट बॉर्न वायरस, एक्यूट बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज है जो किसको, जीआईटी ट्रैक्ट को मेनली क्या करती है? अफेक्ट करती है। और 1% किसको अफेक्ट करेगी? ये सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मेनली क्या करेगी? ये अफेक्ट करेगी, ठीक है। देन अपन क्या देखते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है? मेनली सीएनएस को अफेक्ट करेगी तो मेनली पैरालिसिस हो सकती है या फिर डेथ हो सकता है। अब अपन देखते हैं इसके कॉजेस क्या है। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पोलियो वायरस टाइप फर्स्ट, पोलियो वायरस टाइप सेकेंड और पोलियो वायरस टाइप थर्ड है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सा है? टाइप फर्स्ट क्या है? मोस्ट कॉमन है, ठीक है। कब तक अफेक्ट होता है? 6 मंथ से 3 साल तक के बच्चों के अंदर ये पोलियो अफेक्ट हो सकता है। मोर कॉमन किसके अंदर होता है? मेल के अंदर होता है रेदर देन फीमेल के अंदर, ठीक है। पोलियो वायरस किसके अंदर हो सकता है? मेनली ह्यूमन के अंदर ही एक तरह का ये रिसीव कर सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन भाई जीआईटी ट्रैक से रिलेटेड था तो फिकर ओरल रूट, ठीक है। देन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब अपन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे भाई, स्टूल
फीशीज को क्या कहते हैं? स्टूल ही कहते हैं। थ्रॉट के सिक्रेशन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? फर्स्ट साइन सिम्टम कब आएंगे? 7 से 14 दिन के अंदर अंदर आपको पैथोजन की एंट्री से लगाकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल फीचर्स भाई 3 में शो होंगे ये एसिम्प्टोमेटिक केस के अंदर, एब्रॉटिव केसेस के अंदर भाई नॉन पैरालाइटिक और पैरालाइटिक केस के अंदर साइन एंड सिम्टम देखेंगे। देन डायग्नोसिस क्या है? हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, पेशेंट के क्या देखेंगे? साइन एंड सिम्टम्स। सीएनएस को मेनली अफेक्ट कर रहा है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड देखेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। देन ओरियोफेरेंजियल सिक्रेशन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था इसलिए। देन ट्रीटमेंट क्या देंगे? कोई भी नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं है, तो सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या देंगे इसके लिए? भाई बेड रेस्ट करो अच्छी तरीके से, हॉट एप्लीकेशन देंगे, क्यों? जिनको मस्कुलर पेन हो रहा होगा, स्पाज्म हो रहा होगा उनके लिए। एनाल्जेसिक क्यों देंगे भाई? पेन को रिलीफ करने के लिए। भाई जिनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है आप वो मैकेनिकल वेंटिलेशन दो। भाई जिनको लॉन्ग टर्म ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही है ट्रैकियोस्टोमी केयर देंगे। ठीक है, देन फिजियोथेरेपी देने के बाद में अपन उसको इमोशनल सपोर्ट देंगे, किसको? जो पोलियो कम्युनिकेबल डिजीज से गुजर रहा है उनको। देन अपन क्या करेंगे? मेजर करेंगे प्रिवेंशन, जैसे इनएक्टिव पोलियो दे दी, ठीक है, उसको कौन सी वैक्सीन कहते हैं अपन? साल्क टाइप की वैक्सीन जो आईएम लगती है। ठीक है, डोज कितनी लगेगी? 0.5 ml की लगेगी भाई, 3 डोज लगेगी, ये 3 या 4 डोज लगेगी इसकी। फर्स्ट डोज 6 वीक पे, देन 10 वीक पे, 14 वीक पे और 6 से 12 मंथ पे लगेगी फोर्थ डोज। अब ओरल वाली को क्या कहते हैं अपन? 7। ठीक है, 2 ड्रॉप देंगे इसमें। ठीक है, 0 डोज का एट बर्थ पे, फर्स्ट डोज 6 मंथ, देन 10 वीक्स और 14 वीक्स, और जो बूस्टर डोज होगी वो 16 से 24 मंथ पे। अब अपन आता है रेबीज। डॉग के बाइट से क्या हो सकती है? आपको रेबीज हो सकती है। ठीक है, देन क्या है इसको अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डरना। इट इज एन एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग वायरल कम्युनिकेबल डिजीज, मेनली इज डॉग बाइट। डॉग बाइट में सलाइवा की वजह से हो सकती है। ठीक है, कोई भी इन्फेक्टेड डॉग हो उसकी वजह से। इट इज एन एक्यूट एंड अ लाइफ थ्रेटनिंग वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है। इट इज कॉज्ड बाय वायरस अटैक एट अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहाँ पे अफेक्ट करेगा? डायरेक्ट सीएनएस पे इफेक्ट करेगा। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं इसमें? डॉग। कॉज क्या हो सकते हैं? लीजा वायरस टाइप फर्स्ट, मेंबर ऑफ रेबिडो वायरस होता है ना? ठीक है, बुलेट शेप का आरएनए वायरस होता है इस टाइप का, है ना? ये क्या है? बुलेट शेप आरएनए वायरस होता है जिसको लीसा वायरस भी कहते हैं। किसका मेंबर है? रेबिडो वायरस फैमिली का मेंबर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। भाई डॉग के काटने से या फिर उनके स्क्रैचेस करने से आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई भी इन्फेक्टेड सलाइवा आपके कोई भी वुंड के ऊपर चला गया हो या फिर म्यूकोसा के ऊपर चला गया हो तो आपको रेबीज होने के चांसेस हो सकते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा भाई? कोई भी एनिमल हो गया, डॉग्स, बैट्स, जैकल्स या फॉक्स के सलाइवा या बाइट से या स्क्रैचेस से आपको फैल सकता है। ठीक है, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन क्या? इन्फेक्टिव मटेरियल। इन्फेक्टेड एनिमल क्या है भाई? सलाइवा हो सकता है ना इन्फेक्टेड एनिमल का, इन्फेक्टिव मटेरियल वही है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से, ठीक है, 1 से 3 महीने के अंदर कमिंग कांटेक्ट विद द सलाइवा ऑफ एनी इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, तब आपको साइन एंड सिम्टम शो हो सकते हैं। अब इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या देखेंगे? प्रोडर्मल फेज के अंदर 2 से 4 डेज के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? फीवर, मलेशिया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, सॉर थ्रोट, पेन और पिकिंग सेंसेशन कहाँ पे? बाइट की साइड पे देखने को मिलेगा। प्लस स्टिंगिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा कहाँ पे? जहाँ पे आपको बाइट किया होगा। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आफ्टर प्रीमोडियल फेज, मतलब प्रीमोडियल के बाद में क्या सिम्टम्स आएंगे? एक्सेसिव आपसे सलाइवेशन होगा, इनटॉलरेंस टू द साउंड एंड लाइट के आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्वेटिंग होगी बहुत ज्यादा एक्सेसिव, डायफोरेसिस वही स्वेटिंग होगी। देन डिस्फेजिया, डिफिकल्टी स्वेलोइंग, पेनफुल स्पाज्म हो जाएगा मसल्स का, किसमें? थ्रोट एंड लैरिंग्स में। ठीक है, फियर ऑफ डेथ, ठीक है,
डिप्रेशन होगा, हेलुसिनेशन होगा, विजुअल हेलुसिनेशन होगा, कोई सा भी हेलुसिनेशन हो सकता है, हाइड्रोफोबिया पानी से डर, सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक साइन है वो क्या है आपका, हाइड्रोफोबिया। देन रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, कन्वर्जन मतलब फिट्स या सीजर, ठीक है। द डिजीज एंड्स विद द डेथ ऑफ द पेशेंट, से ये डिजीज खत्म होगी। अब अपन क्या करेंगे, डायग्नोसिस के अंदर हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे किसका, डिजीज का, मतलब सिम्टम्स देखेंगे। एग्जामिनेशन देखेंगे क्या, सलाइवा का, कि भाई कौन सा कॉजेटिव एजेंट क्या है इसके अंदर, वायरस कौन सा, और स्किन की क्या करेंगे, बायोप्सी। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे भाई, कोई भी स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। द इन्फेक्शन एंड विद द डेथ ऑफ द पेशेंट, इन्फेक्शन कब खत्म होगा, जब पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो उसके लिए अपन को उसको जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, केयर, वुंड करनी, केयर ऑफ वुंड, मतलब जहाँ पे उसको काटा है उसकी केयर करनी। क्या केयर करनी है भाई, जैसी हुआ, जैसी काट दिया, पता चल गया काट के, तुरंत प्रभाव से घर पे जाएं, साबुन उठाएं और जितनी बार हो सकता है उस वुंड को क्या करें, धोए, ठीक है। वुंड शुड बी क्लीन विद द प्लेंटी ऑफ वाटर एंड द सोप। जो भी आसपास के डैमेज टिश्यू उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक। अप्लाई करेगा केमिकल टिंचर किस पे, वुंड पे, ठीक है। टीटी इम्यूनाइजेशन दे भाई, आइसोलेट कर दे पेशेंट को, कोई भी लाइट वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एकदम शांत होना चाहिए। सेडेटिव दे दे भाई, डाइज़ेस्पाम और क्लोरोबेंजीपाइन। अब उसका, अब वो हाइड्रोफोबिया हो गया, पानी तो वो लेगा नहीं, तो उसको आईवी दो भाई, उसका मेंटेन करो हाइड्रेशन लेवल। फिर नॉर्मल रेस्पिरेटरी और कार्डियक फंक्शन भी मेंटेन करो। इमोशनल सपोर्ट दो भाई फैमिली वालों को, ठीक है। अब अपन वैक्सीन देंगे किसके, रेबीज के अगेंस्ट। वैक्सीन जो देते हैं वो क्या देंगे कि भाई प्री एक्सपोजर टू द वैक्सीनेशन, पहले एक्सपोज नहीं हुए हो, उससे पहले, वैक्सीन के एक्सपोज ना होने से पहले, इट शुड बी गिवन टू द पीपल हु हैव अ हाई रिस्क ऑफ एक्सपोजर ऑफ रेबीज, ठीक है। ये जो वैक्सीन है वो किसको दे देनी है, जो सबसे हाई एक्सपोज हो, जैसे वेटेनरीज डॉक्टर जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए, या फिर जो लेबोरेटरी स्टाफ होते हैं जो रेबीज वायरस के साथ में काम करते हैं उनको, ठीक है। देन मॉडर्न सेल कल्चर और एम्ब्रियोनेटेड एग वैक्सीन इज यूज्ड, ये एक वैक्सीन का नेम है, ठीक है, जो यूज करते हैं रेबीज के अंदर। वैक्सीन जो एडमिनिस्टर करते हैं वो कब, आईएम और आईडी करेंगे, इंट्राडर्मल और इंट्रामस्कुलर, ठीक है। नंबर ऑफ डोज कितनी रहेगी, 3 रहेगी। डे 0 पे फर्स्ट डोज, डे 7 पे सेकेंड डोज, और डे 21 और 28 पे थर्ड डोज लगाएंगे, ठीक है। अगर आईएम लगाते हैं तो 1 ml और 0.5 ml डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द वैक्सीन, कि भाई आपकी वैक्सीन का टाइप क्या है उसके अकॉर्डिंग एमएल में वैक्सीन लगाएंगे। जो इंट्राडर्मल डोज देंगे, इंट्राडर्मल जो डोज देंगे अपन, ठीक है, इंट्राडर्मल जो डोज देंगे अपन वो क्या, 0.1 ml पर इनऑक्यूलेशन साइट, वन साइट ईच टाइम, एक साइड पे ईच टाइम, दोनों बार दे सकते, एक साइड पे एक ही बार दोगे आप, जो आईडी जो डोज दोगे ना 0.1 ml पर इनऑक्यूलेशन साइट के अंदर, मतलब एक साइड पे एक ही बार दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट एक्सपोजर टू द वैक्सीन, ठीक है। अब भाई पोस्ट एक्सपोजर मतलब वैक्सीन के बाद में पैसिव इम्यूनाइजेशन करेंगे भाई किसका, रेबीज जो है उसका करेंगे। तो इसके अंदर ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन और इक्विनिन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन और F2 प्रोडक्ट्स आर यूज्ड, ठीक है। डोज देंगे किसके अंदर, जो भी ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, ये इम्यूनोग्लोबिन दे रहे अपन, है ना, इम्यूनोग्लोबिन के अंदर दे रहे, तो 220 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे। देन ERIG एंड F2 प्रोडक्ट्स जो देंगे 40 U प्लस kg बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग देंगे। द डोज ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर इनटू द वुंड और अराउंड दी वुंड, या तो वुंड के अंदर ही एडमिनिस्टर कर दो या अराउंड द वुंड को एडमिनिस्टर करो, किसको, ये इम्यूनोग्लोबिन को। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या देंगे भाई, वही सेल कल्चर वाली एम्ब्रियोनेटेड एग बेस्ड रेबीज वैक्सीन देंगे, ठीक है। एडमिनिस्टर का रूट क्या रहेगा, आईएम और आईडी, ठीक है। देन फॉर आईएम इंजेक्शन 5 डोज और 4 डोजेस में रिकमेंड यूज्ड, या तो आईएम इंजेक्शन के लिए 5 डोज लगेगी या 4 डोज लगेगी। अब 4 डोज 5 डोज कौन सी होती है, 5 डोज का जो शेड्यूल होगा वो क्या होगा, 0 डे पे क्या लगेगा आपका फर्स्ट डोज, थर्ड डे पे सेकेंड डोज, 7th डे पे थर्ड डोज। अब इसके अंदर 14th डे और जुड़ गया, उस पे कौन सा लगेगा, 4th डोज, और 28th पे 5th डोज। अब ये अगर 4 डोज में ले लो तो 0,
7 और 14 पे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ डोज है वो, फर्स्ट सेकंड तो 0 डे पे लग जाएगा, देन थर्ड डोज जो लगेगा 7th डे पे, और फोर्थ डोज कब लगेगा आपका, समझ आ गई बात। इंट्राडर्मल रेकमेंड के अंदर 2 साइट इंट्राडर्मल मेथड यूज कर सकते हैं, 1 इंट्राडर्मल इंजेक्शन एट 2 साइट ऑन 0, 3, 7 और 28 डेज पे। क्या करना है, 1 डर्मल इंजेक्शन, एक जो आई 1 आईडी, ठीक है, 1 इंट्राडर्मल इंजेक्शन 2 साइट ऑन अ डे, मतलब 2 साइट पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन आप लगा सकते हो, कब लगा सकते हो, 0, 3rd, 7th और 28 डेज पे, ठीक है। अब अपना आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एड्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मेनली इम्यूनिटी कम हो जाती है, ठीक है। एचआईवी का, एचआईवी इन्फेक्शन जो लास्ट स्टेज होती है वो एड्स होती है, ठीक है। मोस्ट सीरियस एंड कम्युनिकेबल डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय एचआईवी की वजह से एड्स सबसे घातक सीरियस डिजीज है। एचआईवी इज अ फाइनल स्टेज, सॉरी एड्स इज अ फाइनल स्टेज ऑफ एचआईवी, ठीक है। एचआईवी की जो लास्ट, सॉरी एचआईवी की जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, एड्स है। एचआईवी इन्फेक्शन इज अ प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन, ग्रेजुअली डिक्रीज द इम्यूनिटी पावर ऑफ द पेशेंट। स्टार्टिंग में बोला, इसके अंदर क्या हो जाता है, इम्यूनिटी जो पावर होती है पेशेंट की वो डिक्रीज हो जाती है। एड्स इज द स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन दैट अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ CD4 सेल होती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है। नॉर्मल कितनी होगी, 800, ठीक है, ठीक है, 800 सेल पर mm³, ठीक है। अब ये क्या होगी, अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो इसके अंदर 200 से 200 सेल पर mm³, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं उसको, एड्स कह सकते हैं। पूरा मेनली इसके अंदर यही लिख रखा है, इम्यून सिस्टम होगा बैडली डैमेज हो जाएगा और सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। एचआईवी इम्यून, इसकी जो फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, आरएनए रेट्रोवायरस के, ठीक है। देन अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल सेक्स जैसे वेजाइनल ओरल एनाल सेक्स करते हो अनप्रोटेक्टेड, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करते हो तो आपको हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन बाई कोई भी ब्लड प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। आप रीयूज कर रहे हो वही निडल्स जो इन्फेक्टेड हो गई हो, या फिर वही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर आपने यूज किए हैं, या फिर मदर एचआईवी कैरियर है और बेबी को हो गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। या फिर आप एचआईवी वाली मदर क्या ब्रेस्ट फीड करा रही है किसको, बेबी को। प्रिवेलेंस रेट क्या होगी इसकी, 0.3 to 0.5%। मोस्ट ऑफ द केसेस आर फाउंड इन द सेक्सुअल एक्टिव पर्सन। मोस्ट केसेस किसके अंदर मिलते हैं, सेक्सुअल एक्टिव पर्सन, मतलब एज ग्रुप क्या होगा उसका, 18 to 49, रिप्रोडक्टिव एज होती है ना ये एक, ठीक है। देन ट्रांसमिशन इज मोर कॉमनली किसमें होगा, मेल टू फीमेल, ठीक है, इन कंपेयर देन फीमेल टू मेल, मेल के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर कम हो सकता है चांसेस फैलने के। अब अपन देखेंगे क्या स्टेज, भाई प्राइमरी स्टेज क्या होती है, इनिशियल इन्फेक्शन की स्टेज होती है जिसके अंदर आपको सिम्टम्स आएंगे, फीवर, सॉर थ्रोट, हेडेक, मलेशिया, स्किन रैशेस और लिम्फ नोड इनलार्जमेंट। लिम्फ नोड का क्या हो गया भाई, ड्यूरिंग दिस पीरियड एचआईवी वायरल लोड इज हाई, जो एचआईवी का जो वायरस का लोड होगा वो क्या होगा, हाई होगा, किसके अंदर, पेशेंट के अंदर। पेशेंट कैन इजीली ट्रांसमिट दिस वायरस टू द अनदर पर्सन, अगर इस पर्सन को आपको एचआईवी है तो इसके अंदर जो वायरस लोड होगा वो ज्यादा होगा, तो ये दूसरे पर्सन के अंदर इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। अब विडो पीरियड के अंदर क्या होता है भाई, आफ्टर एंट्री ऑफ एचआईवी, भाई किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर एचआईवी का एंटर होना, इट इज यूजुअली टेक, कितना टाइम लेगा वो, 2 से 12 वीक लेगा भाई। क्यों भाई, एचआईवी की तरफ की एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए आपके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है या फिर कोई भी वायरस बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज है आपकी, जो बॉडी को 2 से 12 वीक लेगी उसके अगेंस्ट क्या, एंटीबॉडीज का डेवलप करने के लिए, तो वही करेगा। दिस पीरियड क्या कहते हैं उसको, विंडो पीरियड कहते हैं। During this period, although the person is infected, but the tests are negative for HIV antibodies. अब इसके अंदर क्या हो गया, मेनली HIV आ गया, ठीक है, HIV है, बट अगर अपन टेस्ट करेंगे तो नेगेटिव शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज के अंदर, यूजुअली स्टेज
5 ईयर्स के अंदर और या फिर 5 साल से भी ज्यादा रहती है, ठीक है। यूजुअली नो सिम्टम, फिर भी कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, सिर्फ क्या आएगा, एक्सेप्ट जनरलाइज परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब थकावट वगैरह ज्यादा रहेगी और लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट होगा, फिर भी पर्सन क्या लगेगा, हेल्दी लगेगा। दिस इन दिस पेशेंट, अब इस पेशेंट के अंदर भी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर आप HIV ट्रांसफर हो सकते हैं। अब लास्ट, अब अपना जो सेकेंड लास्ट स्टेज है वो क्या, एड्स की। फाइनल स्टेज ऑफ द स्टेज ऑफ द HIV इन्फेक्शन, जिसके अंदर CD4 जो सेल है ब्लड के अंदर क्या हो गई है, कम हो गई, इम्यूनिटी लेवल भी क्या हो गया है, कम हो गया। अब इस पर्सन को आप कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कैंसर वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, इम्यूनिटी जो क्या है वो गिरना चालू हो जाएगी, CD4 कम हो जाएगी, 200 से 500 के अंदर कम हो जाएगी। देन जो इम्यूनिटी है अपनी वो भी कम हो जाएगी, तो क्या होगा, डायरिया फॉर मोर देन 1 मंथ, ज्यादा 1 मंथ से ज्यादा भी डायरिया हो सकता है। वेट लॉस होगा, आपका नॉर्मल बॉडी वेट है जैसे 60, उसके अंदर 10% आपका वेट लॉस होता रहेगा। फीवर हो सकती है, नाइट स्वेटिंग हो सकता है, फटीग और स्प्लीनोमेगेली मतलब ठीक है, स्प्लीन एनलार्जमेंट होगा। समझ आ गई, ये सारी क्या है, स्टेज है किसकी, एड्स की, स्टेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन की, क्या सारी स्टेज है। समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट पढ़ते भाई डायग्नोसिस, वही एलिजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। देन ट्रीटमेंट क्या देंगे, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देंगे, ठीक है। मेनली क्यों देते हैं ये, कि वायरल लोड जो है वो कम हो जाए, ठीक है। इट इज मेनली द ट्रीटमेंट ऑफ HIV एड्स पेशेंट का मेनली ट्रीटमेंट क्या होता है, ART थेरेपी, ठीक है। ऑल्दो इट डज नॉट कंप्लीटली क्योर द डिजीज, कंप्लीटली क्योर नहीं करती, बट अपनी बॉडी क्या कर सकती है, फाइट कर सकती है और वायरल लोड को क्या कर सकती है, ठीक है। अब ये सारी क्या है भाई, ART की ड्रग्स जो जो यूज होती है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटरी, मतलब जैसे प्रोटीन से अपना बन रहा है RNA बनेगा, ठीक है। RNA कौन सा, RNA टाइप का ही वायरस था वो, ठीक है। अब ये अगर बनता ही रहेगा तो ज्यादा RNA वायरस हुआ, ठीक है। अब वो वायरस अपनी बॉडी के अंदर एंटर किया, ठीक है। अब वो तो सेल्स तो बढ़ती रहेगी ना उसकी, ठीक है, उस वो भी, अरे लाइट चली गई सच में, मेरे को नहीं लगता, लाइट जाती तो बंद होता। ये क्या आया, मेरे हिसाब से नहीं गई है लाइट्स। वो अरे यार भी आ जाएगा अभी बीच में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है मेनली, जैसे वो अपना वायरस अंदर घुसा, अब वो वायरस क्या करेगा भाई, ट्रांसक्रिप्टेज करेगा ना, एक वायरस से दूसरा बनेगा, दूसरे से, तब भी तो वो वायरल लोड बढ़ रहा था, ठीक है। अब अपन ये जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं, रिवर्स मतलब उल्टा करना, ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब रोक देना। अब जो ये जो प्रोटीन से अपना RNA बन रहा था, अगर ये इसके ऊपर वर्क करेगा और इसको इनहिबिट करेगा, मतलब बनने ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स यूज होती है क्या, ये ART की, ART जो भी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी अपन देते हैं ना, वो सारी ड्रग्स हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ART, भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, ठीक है। जो भी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है उसको भी हटाएगा, इंक्रीज करेगा सर्वाइव लाइफ के चांसेस, ठीक है। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ, ठीक है, इट डिक्रीज ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आप हॉस्पिटलाइज रहोगे तो रिड्यूस हो जाएगा। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लेंगे भाई, क्रिएट करेंगे अवेयरनेस पीपल्स के रिगार्डिंग कि भाई ट्रांसमिशन ऐसे होता है, इसका क्लिनिकल फीचर ये है इसके, और इसका ट्रीटमेंट ये है, प्लस इसका प्रिवेंटिव मेजर भी ये है। एडवाइज द पीपल टू अवॉइड द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अवॉइड करेंगे भाई पीपल को कि आप बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के आप जो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं वो ना करें। भाई सेफ सेक्स की प्रैक्टिस क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, भाई आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो, जैसे कॉन्डम, आपके पार्टनर के साथ आप अच्छे से बिहेव करो, प्लस जो पेनिट्रेटिंग सेक्स होता है, जो रफ सेक्स होता है, आप उसको अवॉइड करें। रेगुलर, अगर आपको STD है तो आप क्या करें, बार बार टेस्ट करें और बार बार ट्रीटमेंट लेवें।
ठीक है, अगर कोई भी आप ले जा रहे हो, कोई भी सिक्रेशन ले जा रहे हो, चाहे वो सीमेन का हो, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग हो, चाहे वेजाइनल सिक्रेशन हो, उसको कैरी अच्छे से करें और अच्छे से हैंडल करें। इट इज इन द हॉस्पिटल यूज ओनली अ डिस्पोजेबल सिरिंज आप यूज करें ताकि कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर अगर आप पेशेंट की केयर कर रहे हो तो आप केयर कैसे करो, स्ट्रिक्ट सेप्टिक टेक्निक्स यूज करो, ठीक है। अगर आप ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी क्या करो, आप सेव करो और प्रमोट करो। एज फार एज पॉसिबल सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ HIV पेशेंट शुड बी अवॉइडेड। अगर HIV पेशेंट है और उसका सर्जिकल मैनेजमेंट करना है तो आप उसको क्या कर दो, अवॉइड करो, क्योंकि इम्यूनिटी तो वैसे ही वीक है, ठीक है। इन द केस ऑफ इनफर्टिलिटी HIV नेगेटिव फ्रोजन सीमेन शुड बी यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल डोनर इंसेमिनेशन। मतलब अगर कोई इनफर्टिलिटी का केस है, ठीक है, तो उसके अंदर जो HIV का जो अपन देखेंगे वो कैसे देखेंगे, फ्रोजन करके, सीमेन को फ्रोज करके अपन देखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम द HIV पॉजिटिव मदर, पॉजिटिव प्रेग्नेंट मदर टू हर बॉडी, ठीक है। प्रिवेंशन करेंगे भाई कोई भी उसका HIV ट्रांसमिशन ना हो, किसका, प्रेग्नेंट मदर का, उसके बॉडी से, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, उसके लिए उसका वायरल लोड, ठीक है, उसका जो रेगुलर क्या है चेकअप कंटिन्यू करेंगे, मॉनिटर करेंगे भाई उसको कोई दूसरा इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, उसका न्यूट्रिशन लेवल क्या करेंगे अपन, मेंटेन करेंगे, प्लस अवॉइड करेंगे भाई उसको प्री मैच्योर रप्चर ना हो और कोई भी डिलीवरी टेक्निक्स अपन यूज ना करें, और उसकी जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको टेक्निक्स को अपन अच्छी तरीके से बढ़ाएं। अब पोस्ट एक्सपोजर टू द प्रोफाइलैक्सिस क्या करना है भाई, इसके अंदर कि जो भी पर्सन है उसको अपन क्या देंगे, ART देंगे, ठीक है। ART देके ही ठीक करेंगे ना, ठीक है। ART कैसे देंगे, जो भी ड्रग्स थी वही, जैसे उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, रिस्क असेसमेंट, भाई असेसमेंट करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, HIV को टेस्ट करेंगे किससे, एलिजा टेस्ट या वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिव ART शुड बी गिवन विद इन 72 आवर्स के अंदर अंदर उसको अपन क्या दे देंगे, ART। अब ART के अंदर फॉलोइंग ड्रग्स कौन सी होगी, ये इस मेथड के अंदर अपन ART उसको देंगे, ज़ुडोविन और स्टेडिविडीन 300 mg प्लस BD और लेमाविडीन 150 mg पर BD 4 हफ्ते तक देंगे, ये दोनों तीनों ड्रग्स देंगे उसको, ठीक है। समझ आ गई बात, ये अपना HIV भी कंप्लीट होता है, अपने सारे वायरस बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज आज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे इस वायरल बॉर्न डिजीज में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। प्लस अपन आज जितने भी देख ले सारे वायरस बॉर्न डिजीज देख लिए, उसके कॉम्प्लिकेशन, साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती है, सब स्टेजेस पढ़ लिए अपन है, ठीक है। थैंक यू।